कई स्टूडेंट्स लीडर जाके अध्यापक की टेबल ठोक रहे हैं, सरकारी संपत्ति का गेट तोड़ दे रहे हैं, घुस जा रहे हैं अंदर। जिनने आपको पढ़ाया, जिनकी जिंदगी बीत गई पढ़ाने में, आप उनको पढ़ाने चले। ये आपका गुरु है। आप अगर गुरु का आप सम्मान नहीं करेंगे तो जो आपके फॉलोअर्स है, जो आपको फॉलो करते हैं, वो कैसे सम्मान करेंगे? आजकल के यूथ पॉलिटिक्स और एक्टिविज्म से दूर हैं या कंफ्यूज्ड हैं? मेरा ये मानना है कि आप भेड़ चाल ना चलें। अपने विवेक से हमें निर्णय लेना चाहिए कि हमें क्या करना है। कई बार होता है, हम भी देखते हैं युवाओं को कि जब कोई भी पार्टी की लहर चल रही हो तो उस तरफ डोल जाते हैं। करनी सेना अक्सर कंट्रोवर्शियल हेडलाइंस में रहती है आजकल। आप कंट्रोवर्सी को कैसे देखते हैं? कुछ बड़े बातें बताएं। करनी सेना कंट्रोवर्शियल होती नहीं है, उसे बना दी जाती है। हमारी मांगे मनवाने के लिए हमें आंदोलन करना पड़ता है। तो ज़्यादा अभी जो रिसेंट में हरियाणा का केस निकला है, उसमें तो लड़की ने पूरे ही कपड़े पहने थे, फिर भी उसके साथ हादसा हो गया। इसमें सिर्फ लड़कियों की गलती ना बताऊंगा मैं, इसमें पुरुषों की भी गलती होती है। वही फिर बात है जो मैंने आपसे अभी बोली। ये बात संस्कार की और संस्कृति की होती है। आपको अपने बच्चों को एक बचपन से लिमिटेशंस बताने पड़ेंगे कि आपको किस तरीके से किससे क्या व्यवहार रखना है। अब जैसे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, कोई भी गुरु का काम होता है आपको उद्देश्य देना, आपको अच्छी शिक्षा देना। जैसे हमारे प्रेमानंद जी महाराज के लिए भी कुछ लोग अभी टिप्पणी कर रहे थे। ऐसे संतों के लिए टिप्पणी करना तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा पाप ही हो जाता है। मुझे इनको अगर सज़ा देने का मौका मिले तो मैं इनको बीच चौक में उल्टा लटका दूं। अभी मेडिकेट यूनिवर्सिटी में एक हादसा हुआ है बस का, उस पर करनी सेना क्या विचार रखती है? जब आपकी 50-60 बसें एक साथ निकलेगी, उससे रोड पे ट्रैफिक भी हो रहा है। दूसरा, उनकी जो मुझे लगता है कि बस वालों को इतनी जल्दी होती है कि बस काम पूरा करा और छोड़ा। उनको उनकी बस में 50 बच्चे बैठे हैं, उनको उनकी जिम्मेदारी से मतलब नहीं होता है। मेरे हिसाब से कई बार मैं भी शिकायत करता हूँ, बस के पीछे नंबर लिखे होते हैं तो कोई स्कूल की बस होती, कोई कॉलेज की बस होती है, मैं शिकायत करता हूँ कि आप समझाओ, हमारा समझाने का तरीका थोड़ा अलग है। हो सकता है फिर कई बार 2 थप्पड़ मार के भी समझाना पड़ता है। हुआ भी है ऐसा, 1-2 बार मैंने मारा भी लोगों को। फिर उसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं। जब कोई नहीं समझता है तो उसको ऐसे ही समझाया। आखिरी मुझे लगता है कि उग्र होना अंत होता है। बंसाली जैसे डायरेक्टर को जब थप्पड़ मार के सुधारा गया, तो ये तो छोटे सी बात है। अगर इनको सुधारना पड़ा तो हो सकता है मुझे इनको थप्पड़ मार के सुधारना पड़ेगा। और ये ना तो उस बल में हमसे लड़ सकते हैं, ना तो उस संगठन से हमारे लड़ सकते हैं। तो फिर भी मैं चाहता हूँ कि प्रेम से समझ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर वो दूसरा ऑप्शन तो तैयार है। अपने एजुकेशन सिस्टम की जो किताबें रहती हैं, उनमें हिंदू धर्म के बारे में इतना नहीं बताया जाता है जितना दूसरे धर्म का बताया। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इतिहास को इतना मोड़ के बताया जाता है। इसमें अकबर महान है। अकबर महान होता तो आमने सामने लड़ता, भागता क्यों फिर रहा था? फिर अकबर अगर महान है तो आमने सामने लड़ना था। अकबर कभी महान प्रताप के सामने लड़ा नहीं। महान जिसको बताना चाहिए उसको ना बताते हुए उसको छुपाया जा रहा है। मैं यही बोलूँगा कि इसमें चेंज तो होना चाहिए। शिक्षा में हमें वो दिखाना चाहिए कि जिससे बच्चा जिसको देख के सीखे, अपने देश के प्रति वफादार बने। अभी जैसे आप फिल्म्स वगैरह देखते होंगे, तो जो हिंदू धर्म के ऊपर बनती है, आपके अनुसार क्या वो पूरा सच दिखाते हैं? अब जैसे मैं पद्मावत की बात करूँ, ये ऐसे रोल्स उसमें डालते हैं और ऐसी उस तरीके की डायरेक्टरी करते हैं कि उसमें आपके जिन लीडर्स को या आपके जो योद्धा रहे हैं उनको हीरो बताने की जगह उनको कमज़ोर बताते हैं। और इन्हीं चीज़ों का विरोध करती है करनी से। ये पद्मावत मूवी के कारण ही बंसाली जी में थप्पड़ दिया गया था। हिंदुस्तान एक बहुत ही सुंदर, सुशील और सभ्य देश रहा है, पर जो आज की युवा पीढ़ी जिस तरीके से बिगड़ रही है, तो ये हमारी संस्कृति को ना सिर्फ बिगाड़ रही है बल्कि ये खुद को कमज़ोर भी कर रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बीजेडी टॉक शो। मैं हूं आपकी होस्ट उर्वी परमार और आज हमारे साथ है एक यंग एंड डायनेमिक लीडर जयदीप सिंह चौहान राजपूत सर, जो करनी सेना के अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष हैं। सर, मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहूँगी कि करनी सेना तक का सफ़र आपने कैसे तय किया? मैं 2016 में जब कॉलेज में था, मैं देखता था कि करनी सेना नाम का संगठन जो राजपूतों के लिए मुख्य था,
बड़ा एक्टिव था। आरक्षण का मुद्दा तो बचपन से देखते आ रहे हैं, तो हमें भी ऐसा लगता था कि कुछ समाज के लिए किया जाए। धीरे धीरे संगठन में जाने लगे, समाज के लिए आगे बढ़ने लगे। तो कोई भी संगठन इसलिए नहीं बनता है कि सिर्फ संगठन के नाम से आप हल्ला करो या आप शासन को परेशान करें या प्रशासन को परेशान करें। संगठन बनाया जाता है समाज के उत्थान के लिए। मुझे बहुत सी चीज़ें ऐसी लगी कि इनमें बदलाव होना चाहिए। समय लगता है कोई भी चीज़ के बदलाव में। मैं धीरे धीरे उन बदलावों पे काम करने लगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी शुरुआत करेंगे हम, चलता जा रहा है, करते जा रहे हैं। ये समाज की सेवा ऐसी होती है कि इसमें सिर्फ आपको देना है, आपका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है कि आपको रिटर्न में कुछ मिलेगा। आजकल के यूथ पॉलिटिक्स और एक्टिविज्म से दूर हैं या कंफ्यूज्ड हैं, तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि आप भेड़ चाल ना चलें। आपका खुद का एक मत होना चाहिए, एक विचार होना चाहिए, अपना ओपिनियन होना चाहिए। अपने विवेक से हमें निर्णय लेना चाहिए कि हमें क्या करना है। कई बार होता है, हम भी देखते हैं युवाओं को कि जब कोई भी पार्टी की लहर चल रही हो तो उस तरफ डोल जाते हैं। पर जब आपको आपको सेवा करनी है देश की या समाज की, तो आपके विवेक से करना चाहिए। आप में ये डिसीजन लेने की पावर होना चाहिए कि किस फेवर में बात करनी है, किसके पक्ष में बात करनी है। जो पार्टी देश के हित की बात करे, जो देश के डेवलपमेंट की बात करे, भविष्य की बात करे, बच्चों के भविष्य की, देश के डेवलपमेंट की, उस पार्टी को फेवर करना चाहिए। मेरा भी यही मत रहता है कि जो देश की बात करेगा उसके साथ रहेंगे। करनी सेना अक्सर कंट्रोवर्शियल हेडलाइंस में रहती है आजकल। आप कंट्रोवर्सी को कैसे देखते हैं? कुछ बड़े बातें बताएं। करनी सेना कंट्रोवर्शियल होती नहीं है, उसे बना दी जाती है। हमारी मांगे मनवाने के लिए हमें आंदोलन करना पड़ता है। हम प्रेम से आवेदन करते हैं, हर चीज़ के लिए आग्रह करते हैं, पर जब हमारी बातें नहीं मानी जाती है तो हमें आंदोलन पे बैठना पड़ता है। आंदोलन भी उग्र नहीं होता है, आंदोलन हमेशा शांतिपूर्वक ही होता है, पर उसको वैसा रूप दे दिया जाता है। अब मैं बोलूँगा, हो सकता है मेरी बातें कंट्रोवर्शियल हो जाए, पर पार्टियां भी हमारा विरोध करती है। हो सकता है या तो ये राजपूतों से या स्वर्ण समाज से घृणा का विषय हो गया है। हम हमारी मांगे नहीं रखेंगे, हम शासन से मांग नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? ये देश हमारा, हम इसका नुकसान भी नहीं कर सकते, मजबूर होते हैं हम कई बार। तो हमारी मांगे मनवाने के लिए हम आंदोलन करते हैं और वो आंदोलन को कंट्रोवर्शियल बना दिया जाता है। संस्कृति और अस्मिता का मुद्दा पर करनी सेना की तरह ग्राउंड लेवल पर काम करती है। संस्कृति को बचाने के लिए मुख्यतः कोई भी संगठन बनाया जाता है, जिसे श्री राजपूत करनी सेना 23 सितंबर 2006 में स्वर्गीय लोकेन सिंह जी कालवी द्वारा संस्थापित की गई थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय महिपाल सिंह मकराना जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष है शयन सिंह जी दीक्षित। संस्कृति को बचाने के लिए ही मुख्यतः कोई भी संगठन समाज का काम करता है। हम देखते हैं कई बार समाज में ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसको बचाने के लिए कई बार विचार भी करना पड़ता है और कई बार हमें पीछे भी हटना पड़ता है। अब जैसे संस्कृति को बचाने की या समाज को बचाने की बात करें, अभी जिस तरीके से नशे की तरफ हमारा युवा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि राजपूत समाज तो एक आदर्श रहा है, ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए। अगर राजपूत समाज की युवा इसमें दोनों आते हैं, मैं मेल फीमेल दोनों की बात कर रहा हूँ। अगर आप ही अपनी संस्कृति को नहीं बचाएंगे, राजपूत पहनावा जो होता है, राजपूत पहनावा बड़ा ही सुंदर और आकर्षित पहनावा होता है। उससे पूरा आपका शरीर ढक जाया करता था। उस हिसाब से आपका राजपूत पोशाक, जिसे बेस कहा जाता है, महिलाओं के लिए बनाया गया था। पर आजकल वो उसको भी ट्रेंड में ले आए हैं, उसमें भी बदलाव कर दिए गए हैं, उसको भी अपने हिसाब से पहनने लगे हैं। तो इससे संस्कृति को हम बढ़ावा नहीं दे रहे हैं,
इससे हम संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं। कई बार होता है कि हम भी देखते हैं कि आजकल युवाओं में लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी उस स्थिति में जा रही है कि उसको बदलने के लिए कई बार हमें शासन से भी आग्रह करना पड़ता है। उसके लिए हम मीटिंग्स करते हैं। कोई भी जो पार्टी है, कोई भी पार्टी जो रूलिंग पार्टी है, उसमें हम उसको साइलेंटली फिर उस तरीके का आवेदन करते हैं। नशे को लेकर बात करें, एक नशा अभियान, नशा मुक्ति अभियान की भी हम शुरुआत करने वाले हैं। श्री राजपूत करनी सेना में मुख्यतः इंदौर जिले से शुरुआत करूंगा इसकी। उसके लिए भी प्लानिंग चल रही है। हम चाहते हैं कि देश हमारा वेस्टर्न कल्चर को देखते हुए उसकी तरफ ना जाए। हिंदुस्तान एक बहुत ही सुंदर, सुशील और सभ्य देश रहा है, पर जो आज की युवा पीढ़ी जिस तरीके से बिगड़ रही है, तो ये हमारी संस्कृति को ना सिर्फ बिगाड़ रही है बल्कि ये खुद को कमज़ोर भी कर रही है। इससे क्या होता है, कई बार मैं सिर्फ मतलब राजपूतों के लिए नहीं बोलता हूँ, मैं पूरे हिंदुत्व और हिंदू समाज के लिए बात करता हूँ। तो आप जब नशे की तरफ आपका युवा बढ़ जाएगा, तो शारीरिक, मानसिक और फाइनेंशियली तीनों चीज़ों में कमज़ोर होगा। ये जब तीनों चीज़ों में कमज़ोर होगा तो आप पे जो दूसरी ताकतें हैं, जो आप पे हावी होना चाह ही रही है ऑलरेडी, वो आप पे हावी होने लगेगी। और वो हावी होने लगेगी, आपका देश फिर 1947 के पहले वाली स्थिति में चले जाएगा। तो संस्कृति को इसी तरह से बचाया जा सकता है कि सबको मिलकर इससे लड़ना पड़ेगा। हमारे घर में आजकल के माँ बाप भी उस तरीके से हो गए हैं। अब जैसे हम तो एक गांव से बिलोंग करता हूं मैं। हमारे यहाँ बचपन से सिखाई जाती है चीज़ें कि इस चीज़ से दूर रहना है, आपको नशे से दूर रहना है, आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। तो ये बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए। हमें सिखाया जाता है कि धर्म की तरफ हमारा झुकाव होना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ करना चाहिए। अब क्या हो रहा है, अब मंदिर युवा जाना बंद हो गया है। मंदिर सिर्फ डर के कारण जा रहा है। सिर्फ डर के मंदिर जा रहा है या सिर्फ मांगने के लिए मंदिर जा रहा है। दूसरा, जब आप बच्चों को बचपन से सिखाएंगे तो उनके दिमाग में वो चीज़ें बचपन से ही तय हो जाएगी, एक लिमिटेशन सेट हो जाएगी। आजकल बच्चों को फ्री छोड़ दिया जाता है। माँ बाप भी अपने जीवन को जीने में लगे हुए हैं। जब तक आप बच्चों को बचपन से ना सिखाएंगे, आप सोचें कि हम उनको 20-21 साल की उम्र में सिखाएं, तो वो मुमकिन नहीं है। एक मालवी की कहावत है कि भणिया तो सही पर गुणिया नहीं। बच्चों को पढ़ा तो देते हैं, उनको शिक्षा तो दे देते हैं, पर उनको गुण नहीं दे पाते माँ बाप। तो मैं चाहता हूँ कि माता पिता बचपन से बच्चों को सिखाएं। आप बचपन से सिखा देंगे कि नशे से दूर रहना है, बच्चा नशे से दूर रहेगा। आप गलत आदतों से दूर रखेंगे, बच्चा शुरुआत से गलत आदतों से दूर रहेगा। वेस्टर्न कल्चर को फॉलो तो करें, पर उतना करें जो हमारे लिए अच्छा हो, जो हमारे हित के लिए, जो हमें बुराई की तरफ ले जाए। मुझे लगता है कि उससे दूरी बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये घर, परिवार, देश के लिए भी अच्छा रहेगा। तो जैसे कि अभी आपने अनिरुद्ध बाबा की कंट्रोवर्सी सुनी होगी, जो लड़कियों के कपड़ों को लेके बोल रहे थे, तो उस पे आपके क्या विचार हैं? क्योंकि आजकल हादसे तो ज़्यादा, अभी जो रिसेंट में हरियाणा का केस निकला है, उसमें तो लड़की ने पूरे ही कपड़े पहने थे, फिर भी उसके साथ हादसा हो गया। इसमें सिर्फ लड़कियों की गलती ना बताऊंगा मैं, इसमें पुरुषों की भी गलती होती है। वही फिर बात है जो मैंने आपसे अभी बोली। ये बात संस्कार की और संस्कृति की होती है। आपको अपने बच्चों को एक बचपन से लिमिटेशंस बताने पड़ेंगे कि आपको किस तरीके से किससे क्या व्यवहार रखना है। चीज़ें धीरे धीरे जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, उनको हम खत्म करते हुए बढ़ाते जा रहे हैं। अब जैसे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, कोई भी गुरु का काम होता है आपको उद्देश्य देना, आपको अच्छी शिक्षा देना। जैसे हमारे प्रेमानंद जी महाराज के लिए भी कुछ लोग अभी टिप्पणी कर रहे थे। ऐसे संतों के लिए टिप्पणी करना तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा पाप ही हो जाता है। मुझे इनको अगर सजा देने का मौका मिले तो मैं इनको बीच चौक में उल्टा लटका दूं। आप दूसरे धर्मों की जब बात करेंगे
आप कभी नहीं देखेंगे कि कोई मुस्लिम धर्म का युवा अपने गुरु के लिए कुछ बोल रहा है। ये सिर्फ रील बनाने के लिए और सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए अपने गुरुओं को और अपने धर्म के बारे में, अपने भगवान के बारे में बोलते हैं। इनको वास्तविक से कोई लेना देना नहीं। ऐसे गुरु जिनको देख के लोगों ने अपना चरित्र बदल लिया, अपनी आदतें बदल ली, आप उनके बारे में बोल रहे हैं। ये आपको भोगना यही है। एक मुझे किसी ने कहा था कि आप इस दुनिया में भगवान का दर्शन तो नहीं कर पाओगे, पर अच्छे संत का दर्शन कर लेना, एक भगवान के दर्शन बराबर होता है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने मैं जैसे मैंने बताया, मेरा गांव उमरिया महू से हूँ। मैं जब आई वॉज इन 10th क्लास, तो उनकी वो कथा जो करते हैं, वो कथा हमारे गांव में हुई थी। काफ़ी समय हो गया, 15 साल हो गए। तो जब से हम उन्हें सुनते आ रहे हैं, क्या होता है, चीज़ों को उनकी घुमा के बताया जाता है। कई बार क्या होता है, बोलना कुछ चाहते हैं और बता कुछ दिया जाता है। तो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जब कोरोना आया, उनकी अच्छाइयाँ बता रहा हूँ मैं आपको। कई बार होता है कि निकल जाता है, मुंह से बोल दिया होगा उनने। कोरोना आया तो एक संत थे ये अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जो दूसरे संतों की, जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं होती थी, उनको भोजन करवाना, उनको रुकवाना, अगर किसी को कोई बीमारी हो गई है तो उनकी दवाइयाँ करवाना, ये सब काम भी इन्होंने किया है। अब रही बात कपड़ों को लेकर, तो मुझे लगता है कि अगर आपका शरीर ढका है तो भी कोई बुराई नहीं है। वो कहते हैं कि अब क्या है कि मैं कुछ उस विषय में बोल जाऊंगा तो हो सकता है कि मैं भी थोड़ा सा रूढ़िवादी व्यक्ति हूँ, मैं भी इन चीज़ों में फेवर करता हूँ। मुझ में तो इतना सामर्थ्य नहीं है कि उनके लिए कुछ टिप्पणी करूँ। मैं भी महंतों की अच्छाइयाँ देखता हूँ, बोल के उसको। अब वैसे तो हमारे शास्त्री जी के बारे में भी बोल दिया जाता है, कई चैनल्स बोलते हैं कि वो फ्रॉड है ये, पर वो हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए और आपके धर्म के लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको उनको बढ़ाना चाहिए, ना कि उनको रोकना चाहिए। सुधार हमें हमारे हिंदुत्व में लाना चाहिए, हमारे हिंदुओं को, हमारे युवाओं को सुधार लाना चाहिए और अपने धर्म और अपने देश के प्रति जागरूक रहना चाहिए। जागरूक रहने के साथ साथ इनके लिए आप फेवरेबल रहना चाहिए। अभी जैसे आपने सुना होगा कि कुछ बाबा लोग धर्म के नाम पर चंदा वगैरह ठगते हैं या कुछ गलत इस्तेमाल करते हैं धर्म के नाम का, तो उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई ठग ही कर रहा है तो उसको तो रोकना चाहिए, वो तो गलत है। पर कोई बाबा अगर देश के लिए या समाज के लिए उन पैसों का इस्तेमाल कर रहा है तो उसको देने में कोई बुराई नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो लोग सिर्फ आप पर निर्भर होते हैं, आप ही आपके धर्म को चला सकते हैं। तो ये जो आपके धर्म गुरु होते हैं, कमाने तो जाते नहीं है, आपके भरोसे होते हैं। आप अगर इन्हें पैसा नहीं देंगे तो इनके पास पैसा कहाँ से आएगा? ये सिर्फ एक यूनिट तो होती नहीं है, ये एक तरीके से हमारे धर्म के प्रचारक होते हैं। आप एक छोटा सा उदाहरण, हमारे घर पंडित आते हैं। पंडित जी जब हमारे घर पूजा पाठ करते तो कई बार होता है कि हम उन्हें देने में, उनकी दक्षिणा देने में संकोच करते हैं। तो उनका तो कर्म ही है, हम नहीं देंगे तो वो उनका घर कैसे चलेगा? घर नहीं चलेगा तो वो धीरे धीरे इस चीज़ को छोड़ते जाएंगे। अगर गुरु, पंडित, ये लोग आपका धर्म का प्रचार नहीं करेंगे और ये लोग धर्म को छोड़ते जाएंगे तो धर्म का प्रचार करेगा कौन? तो अगर फंडिंग का गलत इस्तेमाल किया जाता है तो उसको रोकना चाहिए। पर कई बार क्या होता है, जैसे कुछ गुरु विशेष ऐसे होते हैं कि अच्छे कर्मों के लिए उस धन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कई बार होता है कि भूखों को खाना खिलाना, एक दूसरा बहुत सारे चैरिटीज ऐसी बनी हुई है, आपकी बीमारियों के इलाज के लिए बनी हुई है, आपके मंदिर बनाए जाते हैं, बच्चों को पढ़ाया जाता है। बहुत सारे बहुत सारी बीमारी ऐसी होती है कि उनको लोग घर से निकाल देते हैं, तो उनके रहने खाने की व्यवस्थाएं भी यहीं से होती है। तो अगर सदुपयोग हो रहा है तो कोई बुराई नहीं है, दुरुपयोग हो रहा है तो उसको रोकना चाहिए। अभी मेडिकेप्स यूनिवर्सिटी में एक हादसा हुआ है बस का, हम्म उस पर करनी सेना क्या विचार रखती है?
अब मैं उसमें कॉलेज संस्था की तो गलती नहीं बता सकते, ये व्यक्ति विशेष का मामला है, ड्राइवर कंडक्टर की गलती है। पर जैसे मैं भी कई बार वहाँ से निकलता हूँ तो कॉलेज प्रशासन की गलती है कि वो चीज़ों को मैनेज नहीं करती है। मेरे हिसाब से उनके कॉलेज का और उनके स्कूल की टाइमिंग एक है। जब आपकी 50-60 बसें एक साथ निकलेगी, उससे रोड पे ट्रैफिक भी हो रहा है। दूसरा उनकी जो, मुझे लगता है कि बस वालों को इतनी जल्दी होती है कि बस काम पूरा करा और छोड़ा। उनको उनकी बस में 50 बच्चे बैठे हैं, उनको उनकी जिम्मेदारी से मतलब नहीं होता। ये कॉलेज प्रशासन की गलती है कि इस पे उनको नियंत्रण करना चाहिए था। मेरे हिसाब से कई बार मैं भी शिकायत करता हूँ, बस के पीछे नंबर लिखे होते हैं तो कोई स्कूल की बस होती, कोई कॉलेज की बस होती, मैं शिकायत करता हूँ कि आप समझाओ, हमारा समझाने का तरीका थोड़ा अलग है। हो सकता है फिर कई बार 2 थप्पड़ मार के भी समझाना पड़ता है। हुआ भी है ऐसा, 1-2 बार मैंने मारा भी लोगों को, फिर उसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। जब कोई नहीं समझता है तो उसको ऐसे ही समझाया। आखिरी मुझे लगता है कि उग्र होना अंत होता है, उसके बाद ही कोई बातों के भूत लातों से ही मानते हैं। तो उसमें जान चली गई इनकी लापरवाही की वजह से। इसमें मुझे लगता है कि कॉलेज प्रशासन को अब योगदान तो घर परिवार को करना चाहिए, इतना बड़ा कॉलेज है। दूसरा, इनको सुधार की ज़रूरत है, टाइमिंग्स उस हिसाब से इनको देना चाहिए बस वालों को या कॉलेज को कि उसको मैनेज करके चले। इतनी जल्दीबाजी किस चीज़ की रहती है? आपके नज़रिए में राजपूत समाज के यूथ का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है अभी? मेरे नज़रिए से सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है आज शिक्षा। राजपूत कहीं ना कहीं शिक्षा से दूर होता जा रहा है। अब जैसे कि जब बात करते हैं हम अधिकारी वर्ग की या प्रशासन की बात करते हैं, तो एक समय हुआ करता था 1947 के बाद, एक बहुल संख्या में ना सिर्फ राजपूत, उसमें ब्राह्मण भी आते थे, बनिया समाज भी आती थी, पूरी स्वर्ण समाज की बात करूँगा मैं। आधिकारिक वर्ग हुआ करता था। वो आधिकारिक वर्ग अब ना होते हुए वो दूसरी समाजों में जाता जा रहा है। रिजर्वेशन इतना बड़ा मुद्दा हो गया है कि राजपूत करता तो है मेहनत, पर उसको वो मिलता नहीं है। अब मैं मेरी एजुकेशन की बात करूं, मैंने 2017 में मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मैंने भी सोचा कि मैं भी अधिकारी बनूं। मैंने सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया। 2017 के बाद आज तक सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम नहीं आई है। ये एक बहुत बड़ी शासन की गलती है। दूसरा, मैंने 2019 में एग्ज़ाम दिया था MPPSC का। मैं एक क्वेश्चन से, मतलब 2 नंबर से मैं रह गया। मैं 5 दिन सो नहीं पाया। मुझे ऐसा लगा कि यार क्या किया जाए, मतलब आपसे जो कम नंबर लाया उसका सिलेक्शन हो गया है और आप सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हो। तब भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि इसमें बदलाव की ज़रूरत है, कुछ करना पड़ेगा। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो जब शिक्षा ही नहीं ले पाएंगे हम, तो भविष्य कैसे बनेगा? राजपूत तो ना सिर्फ राजपूत युवा बल्कि पूरी स्वर्ण समाज की बात करूँगा मैं। रिजर्वेशन इतना बड़ा मुद्दा हो गया है कि बच्चे पढ़ने में डरने लगे हैं। बच्चों को जब बोलता है कि आप तैयारी करो, तो बोलते कि क्या तैयारी करेंगे भी तो हो नहीं पाएगा, रिजर्वेशन इतना हावी है। दूसरा, भी हमारी सरकार ने 27% OBC आरक्षण कर दिया है। पहले एक कोटा हुआ करता था 50-50 का, 50% ओपन टू ऑल होता था, उसमें आप दे सकते थे। EWS 10% बढ़ा दिया, OBC को 27% और बढ़ा रहे हैं। तो सिर्फ आप माने कि 27% ही बचेगा अब अन्य समाज के लिए, मतलब मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँगा। कैसे पॉसिबल है कि सिलेक्शन होंगे? इसको बदलाव की ज़रूरत है। या तो फिर मेरी सरकार से दरख्वास्त रहेगी आपके चैनल से, हर चीज़ में आप आरक्षण लगाओ, आप फौज में भी आरक्षण लगाओ। राजनीति की जब हम बात करते हैं, कई नेता ऐसे बन जाते हैं जो डिसीजन नहीं ले पाते। अब मैं यहाँ से, हो सकता है कि मैं गलत बोल जाऊँ, पर मैं सीधा टारगेट अभी करूँगा मोदी जी को। अभी जब आप घुस गए थे पाकिस्तान, तो आप वापस क्यों आए? इसकी जगह अगर कोई राजपूत नेता होता तो मैं इस बात की श्योरिटी लेता हूँ कि 100% मार के आता, और मार के नहीं आता, उसको बाउंड्री खींच के आता कि अभी हमारा हो गया है। कई बार क्या होता है कि हम डिसीजन ये आज से नहीं चला आ रहा है, पुराने समय से देखते आएंगे कि जिस जाति को, जिस
वर्ग को, जिस वर्ण को जो कर्म मिला है, वो ही उसमें माहिती प्राप्त करता है। बुद्धि की बात करोगे तो मैं नहीं बोलूँगा कि हम बुद्धि में सबसे आगे रहेंगे, पर जब ताकत की और जब डिसीजन की बात होगी तो जो डिसीजन राजपूत ले पाएगा, मुझे नहीं लगता है वो कोई अन्य जाति ले पाती है। जब आपको लड़ने का विषय तो आपको लड़ना चाहिए। आपका धर्म भी यही बोलता है कि जब आपको लड़ना चाहिए तो आपको लड़ना चाहिए, वहाँ से आपको वापस नहीं आना चाहिए। हो सकता है कि मोदी जी की जगह राजनाथ सिंह जी होते या योगी जी होते तो आज ये जो अखंड भारत का सपना देखा जाता है उसमें ये एक देश तो आपका होता। तो जो डिसीजन पावर होती है वो कहीं ना कहीं होती है राजपूतों में। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से, या तो फिर एक बात ये भी कह सकते हैं कि जब आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है तो आपको राजपूत क्यों चाहिए होता है। आपको जब कोई भी आपके बड़े लीडर हो गए, मैं मोदी जी की बात करूँगा या अमित शाह जी की या योगी जी की या राजनाथ सिंह जी की, तो आपको फिर उस समय आपको कमांडो चाहिए, आपकी एनएसजी फोर्स है, आपकी जो सिक्योरिटी है, उसमें आपको फिर राजपूत क्यों चाहिए होता है। आपको घृणा करनी है तो फिर राजपूतों को, जब आप इतना भरोसा उन पर करते हो तो आपको भविष्य को लेकर भी करना चाहिए, आपको देश को लेकर भी करना चाहिए। और अगर इसी तरह से आरक्षण चलता जाएगा, राजपूत पीछे जाता जाएगा। राजपूत हर तरीके से आज कमज़ोर होता जा रहा है और सबसे बड़ा फैक्टर है उसका पॉलिटिक्स। पॉलिटिशियन ना उनके बारे में सोचते हैं, फिर जब लड़ने की बारी आती है तब राजपूतों को क्यों याद किया जाता है। सबसे पहले राजपूत बटालियन को क्यों आगे किया जाता है, जाट बटालियन को क्यों आगे किया जाता है। आप लड़वाओ ना, वहाँ भी आरक्षण डालो, आप इनको लड़वाओ। हम देखते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में केस हो जाते हैं। आप जब रिजर्वेशन इतना हावी होगा, 90% वाले का सिलेक्शन ना होते हुए 50% वाले का सिलेक्शन होगा, तो वो क्या इलाज करेगा। तो मेरे हिसाब से तो अगर बात करें तो रिजर्वेशन युवाओं के लिए आज सबसे बड़ा एक मुद्दा हो गया है और इसमें बदलाव होना चाहिए। रिजर्वेशन शुरू हुआ था 1950 से। मैं समझता हूँ कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो तब से 15 साल के लिए बनाया गया था कि जब आप सब एक बराबर हो जाएंगे तो रिजर्वेशन हटा दिया जाएगा। पॉलिटिशियंस ने इसको अपना एक वोट बैंक बना के बढ़ाते गए। वो बढ़ाते गए, वो आज तक हमारे 2025 तक आ गया, वो भी ठीक है। पर मुझे लगता है कि अब उसको इतना बदलाव नहीं करना चाहिए कि कोई दूसरी जाति बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। आप अगर अच्छे नेता होने का मतलब है कि आप अपने देश के बारे में सोचें। और मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन में दूंगा तो मैं ये कहूँगा कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। हम मजबूत बनेंगे तभी दूसरे देशों से लड़ पाएंगे। हमें आपस में एक होना पड़ेगा। आज जो धर्मांतरण हो रहा है, हमारा हिंदू बदलते जा रहा है, ये एक रणनीति है। ये आपको कमज़ोर करने के लिए बनाया जा रहा है और हिंदू ये समझ नहीं रहा है। हिंदू को समाज में बांटा जा रहा है, हिंदू को समाज में लड़वाया जा रहा है, दूसरा धर्म आप पे हावी होता जा रहा है। बीजेपी का शासन है तो बहुत बड़ी अच्छी बात है कि ये दबे रहते हैं। मैं कांग्रेस से भी मेरा तो यही आग्रह रहता है कि आपका हिंदुस्तान आपका देश का नाम है तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदुत्व को बढ़ावा होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जात पात में ना बांटते हुए हमें एक रहना चाहिए। एक रहेंगे तो मजबूती मिलेगी। रिजर्वेशन ख़त्म ही हो जाना चाहिए, सब एक समानता हो जानी चाहिए, तो उससे ज़्यादा तरक्की देश की होगी। 78 सालों में या 70 से 80 सालों में जो तरक्की होना चाहिए वो नहीं हुई। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा कि हम आपस में ही उलझते रहे। हमने देश के बारे में नहीं सोचा, सबने अपने अपने बारे में सोचा। आज भी हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं देश के बारे में बात नहीं करते हुए खुद की बात करते हैं या खुद का ही उत्थान सोच रहे हैं। इसमें थोड़ा सा बदलाव की ज़रूरत है, इसको बदलना चाहिए। आपने देखा होगा जैसे दूसरे धर्मों में वो कुछ भी अगर फैसला लेते हैं तो एक साथ मिलके रहते हैं, और हिंदुओं में यूनिटी नहीं है। हिंदू खुद ही खुद में लड़ता रहता है और कुछ भी होता है तो वो उस फील्ड में नहीं देखता है उस चीज़ को। ये एक फिर वही बात है, ये एक संस्कार और एक संस्कृति की बात है। उनको बचपन से सिखाया जाता है, उनका बच्चा होता है उसको भी बताया जाता है कि बेटा नमाज करना है,
उनका एक क्राइटेरिया सेट होता है। उनकी बच्चियों को बता दिया जाता है कि ये पहनना है, ऐसे रहना है, ऐसे बोलना है, ऐसे खाना है। आपके यहाँ आपने फ्री छोड़ रखा है। सोशल मीडिया इतना हावी हो गया है कि आपको किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं, वो मोबाइल पे देख देख के सीख जाएगा। आप पूरा वेस्टर्न कल्चर को आपके यंग्स कॉपी कर रहे हैं, तो आप वही सीख रहे हैं और उनके यहाँ जो चलता आ रहा है वो वही सीख रहे हैं। आपका गेट टुगेदर होने बंद हो गया। पहले मैं जब छोटा था, मैं स्कूल में था तब, तो मंदिर में जब आरती का समय होता था तो सब इकट्ठा हो जाया करते थे। आप जब तक इकट्ठा नहीं होंगे, जब तक आपका गेट टुगेदर नहीं होगा, आपके विचार व्यक्त नहीं कर पाएंगे। विचार व्यक्त नहीं कर पाएंगे तो आप एक दूसरे का मत पता चलेगा, तभी आप यूनाइट होंगे। आज सब दूर दूर होते जा रहे हैं एक दूसरे से, पड़ोसी से नहीं मिल पा रहा। या तो अब जैसे उनके यहाँ एक कहते हैं कि 5 बार इकट्ठा हो जाते हैं वो दिन में। आप 5 दिन में एक बार तो इकट्ठा हो कम से कम, उसका फायदा मिलता है उनको, और वो नुकसान हम भोग रहे हैं। आपके जीवन मंत्र क्या है जो आप हमेशा से फॉलो करते आ रहे हैं? मैं समझता हूँ कि आपका कर्म, आपकी मेहनत और भगवान के प्रति आस्था, मेरा तो मूल मंत्र यही है। मैंने आपसे जैसे कहा कि आपके विवेक से आप काम करेंगे तो जो आप सोचेंगे वो आपको उपलब्ध होगा, वो आपको बिल्कुल आपको मिलेगा। आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। आपके कर्म उस तरह के रहेंगे। आप भगवान के प्रति आस्था रखिए, आप धार्मिक रहिए, आप अपने सनातन को लेकर चलिए, उसको बढ़ावा दीजिए। आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। आपकी लीडरशिप में करणी सेना के आगे के प्लान्स क्या है? 2025 में बच्चों के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ करणी सेना की बात करूंगा तो बहुत सारी हमने जैसे प्लानिंग्स कर रखी है। शिक्षा को लेकर हम चाहते हैं कि युवा आगे बढ़े। करणी सेना मुख्यतः श्री राजपूत करणी सेना काम करेगी अब बच्चों की शिक्षा के लिए। हमारी तरफ से 50% का बच्चों को योगदान करेंगे। हमारा संगठन श्री राजपूत करणी सेना, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सहन सिंह जी दीक्षित ने शुरुआत की है। कई कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जिनसे टाई अप हो चुका है। 50% का योगदान श्री राजपूत करणी सेना या प्रदेश अध्यक्ष जी कहा जाए सहन सिंह जी करेंगे। उसमें आपकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की भी तैयारी रहेगी। आप नीट की तैयारी करना चाहें वो भी रहेगी। दूसरा, उनके लिए छात्रावास की व्यवस्था करेंगे। अब जैसे इंदौर एक हब हो गया है, एक पॉइंट है, बच्चा प्रदेश से सब दूर से पढ़ने यहीं आता है, तो उनकी व्यवस्था इस तरीके से करेंगे। बच्चों की 12th का जो परसेंटेज रहेगा या जो उनका रिज़ल्ट रहेगा उसके आधार पर हम उनका सहयोग करेंगे। अगर वो बिल्कुल ही योग्य नहीं है या उनके पास व्यवस्थाएं नहीं है और वो करना चाहते हैं तो हम उनकी व्यवस्थाएं पूरी करेंगे, खाने से लेकर पढ़ने तक की। नशे से युवाओं को दूर करेंगे। जिस तरीके से युवा नशे की तरफ जाता जा रहा है तो एक नशा मुक्ति अभियान हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। तो करणी सेना को सिर्फ लोगों ने हल्ला करते हुए देखा है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। तो मैं इस तरह की बातों में भरोसा नहीं रखता हूँ कि मैं मीडिया के सामने उठा के बोल दूँ कि मैं माहौल बदल दूँगा या मैं शासन प्रशासन को घुटने पे बिठा दूँगा और फिर जब बातें हो जाए, जब आपको मुद्दे पर आना होता है, जब वास्तविकता पर आना होता है तो आप गायब हो जाएं। मैं इस तरह की बातों में भरोसा नहीं रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर आप संगठन से जुड़े हैं तो वास्तव में युवाओं के भविष्य की बात करें, और युवाओं के भविष्य की बात ये माहौल बदल देने से और इससे नहीं होगी। कोई भी लीडर हो गया या कोई भी इन्फ्लुएंसर हो गया, मैं देखता हूँ बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उस तरीके का दिखाया जा रहा है। वास्तव में वो कुछ भी नहीं होता नहीं है। आप कई बार मैं देखता हूँ कि कई स्टूडेंट्स लीडर जाके अध्यापक की टेबल ठोक रहे हैं। ये आपका गुरु है। आप अगर गुरु का आप सम्मान नहीं करेंगे तो जो आपके फॉलोअर्स है, जो आपको फॉलो करते हैं, वो कैसे सम्मान करेंगे? क्या सीखेंगे वो? कोई भी स्टूडेंट लीडर या कोई भी इन्फ्लुएंसर भविष्य के बच्चों की बात नहीं करता है।
धर्म के लिए उनको जागरूक करने की बात नहीं करता है, वो लड़ने जाता है आपने कलावा क्यों नहीं बांधने दिया। भाई ये कौन सी बात है? कल से सिख धर्म के बच्चे कटार लटका के लाएंगे, कल से मार देगा, चाकू चलेगा आपको? आप बच्चों के भविष्य की बात करो, आप बच्चों के हेल्थ की बात करो, आप बच्चों की स्पोर्ट्स एक्टिविटी की बात करो। ऐसी कोई बातें नहीं हो रही है। सिख गुरुओं पे चढ़ जाना, आपने बच्चे को मारा क्यों? बच्चे को मारेंगे नहीं तो बच्चा बाद से अगर नहीं सुधर रहा होगा तभी मारा होगा। 8 घंटे बच्चा मेरे हिसाब से स्कूल में रहता है, गुरु मारेगा नहीं या टीचर मारेगा नहीं तो बच्चा काबू में कैसे आएगा? आजकल माँ बाप पहुंच जाते हैं, मार कैसे दिया। हम जब स्कूल में होते थे तो मैं नाम तो नहीं ले पाऊंगा, पर हमें पढ़ाने के लिए हमारे गाल पे स्केल मार दी जाती थी, खाते थे स्केल, पर वो स्केल के डर से फिर पढ़ते भी थे। ज़्यादा मार देना मैं समझता हूँ गलत होता है, पर एक थोड़ा सा एक डर बना होना चाहिए शिक्षक का। शिक्षक का डर नहीं रहेगा तो बच्चा नहीं पढ़ेगा। सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, सबको एक जैसा ना तो ईश्वर ने बनाया है, सबकी अलग अलग बुद्धि होती है। सब अगर पढ़ लेंगे तो सभी टॉपर हो जाएंगे। एक कैटेगरी होती है, एक 90% वाला होता है, 70% वाला होता है, 50% वाला होता है और 30% पे फेल हो जाता है। तो उसको फेल ना होने के लिए उसको मार के कोशिश करते हैं कि इसको 35% आ जाए, ये पास हो जाएगा। तो आप पहुंच जा रहे हैं स्कूल, प्रिंसिपल की टेबल ठोक दे रहे हैं। और मेरा आग्रह है शासन से और प्रशासन से भी मैं आग्रह करूँगा कि ये इस तरह की चीज़ें बंद हो। ये स्कूल में घुस जाना और स्कूल की टेबलें ठोक देना, और ये क्या चल रहा है? प्रिंसिपल है वो। अगर आप नहीं सुधारोगे तो जो बच्चे हैं, आप स्कूल में मेरे हिसाब से कोई भी स्कूल में मुश्किल से कम भी अगर अच्छे स्कूल की बात करें तो 500 बच्चे होते हैं। उनके भी मन में यही आएगा कि मैं भी टेबल ठोक दूं, तो डर जाएगा प्रिंसिपल। आप अच्छी चीज़ें क्यों नहीं सिखा रहे हैं? कोई नहीं सिखा रहा है, पर युवाओं को भी, बच्चों को भी और माता पिताओं को भी वो अच्छा लग रहा है। आज हेल्थ की बात करें तो फिटनेस टेस्ट अगर करवाया जाए युवाओं का, 10% ही पास हो पाएगा। इन्हीं चीज़ों में लगे या तो मोबाइल में लगे। हम स्कूल से आते से ही बाहर खेलने चले जाते थे मैदान में। पहले इतना ना तो सैनिटाइज़र की आवश्यकता होती थी, ना इतने प्रिकॉशंस होते थे, पर फिट रहते थे। ऐसे खेल हुआ करते थे कि आपकी पूरी बॉडी का एक टेस्ट हो जाया करता था, आपकी फिटनेस उससे ही हो जाया करती थी। अब वो सबसे दूर होते जा रहे हैं, बच्चा मोबाइल में ही लगा हुआ है। और वही बात है फिर संस्कृति की और सभ्यता की, संस्कार की, तो माँ बाप दे नहीं पा रहे हैं संस्कार। और जो बच्चे कुछ आपके नेता हो गए हैं, वो टेबल ठोकने में ही बच्चों को टेबल ठोकना सिखा रहे हैं, बच्चों को पीछे पीछे दौड़ाना सिखा रहे हैं। तो मैं इनसे भी बोलूँगा कि भाई थोड़ा सा बच्चों को वो शिक्षा दें कि वो देश के लिए जागरूक हो, धर्म के लिए जागरूक हो, आप हिंदुत्व के लिए जागरूक हो, आप उनको पूजा करना सिखाएं, आप उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए जागरूक करें, आप उनको फिटनेस के लिए जागरूक करें, आप उनको नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करें, आप शिक्षित होने के लिए जागरूक करें। पर नहीं, हम तो तिलक नहीं लगाने दिया तो आंदोलन कर देंगे, कलावा नहीं बांधने दिया तो आंदोलन कर देंगे, टीचर ने मार दिया तो आंदोलन कर देंगे। माँ बाप भी मारते ना भाई बच्चों को, तो घर में घुस जाओ, आंदोलन कर दो माँ बाप के सामने कि क्यों मार रहे हो बच्चों को। ये चीज़ें बंद होना चाहिए। मुझे अगर मौका मिले तो, और या मैं बोलूँगा कि मैं फिर कई बार उग्र हो जाता हूँ, मुझे अगर ऐसी परमिशन दे दे प्रशासन, मैं इनकी सारी टेबल ठोकना भुला दूँ, मैं इनको ऐसा ठोकूँ। कई बार ऐसा होता है कि इनकी कॉलरें पकड़ के इनको घसीटा गया स्कूल कॉलेज से, और वो वीडियो सामने आते हैं, पर उनको दबा लिया जाता है। अभी एक देखा था मैंने, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं किसी को इतना बढ़ावा देना नहीं चाहता। सरकारी संपत्ति का गेट तोड़ दे रहे हैं, घुस जा रहे हैं अंदर। जिनने आपको पढ़ाया, जिनकी जिंदगी बीत गई पढ़ाने में, आप उनको पढ़ाने चले। तो इसे बदलाव की ज़रूरत तो है, बहुत ज़रूरत है। कई अब अगर ये ऐसे नहीं माने तो हो सकता है कि करनी सेना को आगे आना पड़े और पहले इनको सुधारना पड़े, फिर दूसरों को सुधारेंगे। ये सुधरेंगे तो इनके इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है उससे सुधर जाए, तब जाके बच्चों के भविष्य में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। तो आपका जो प्रशासन है वो इन लोगों पे क्या कार्रवाई करता है अगर ऐसा कुछ होता है तो? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
अब जैसे स्कूल की बात करें तो स्कूल का जो कमेटी होती है वो सोचते हैं कि यार स्कूल की वैल्यू ख़राब होगी, तो इन पे वो इस डर से कार्रवाई नहीं करवाते। अब वो जिस बच्चे के लिए उस बच्चे को टॉर्चर कर रहे हैं, या बच्चे को स्कूल का कोई भी टीचर हो गया, टॉर्चर तो नहीं बोलूँगा मैं, टॉर्चर गलत शब्द हो जाएगा, अगर उसको एक स्केल मार दिया या एक थप्पड़ मार दिया तो ये कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं हो गया। 24 घंटे में से 8 घंटे अगर एक माँ बाप की तरह शिक्षक के पास बच्चा रहता है तो उसको सुधारने के लिए, उसको सिखाने के लिए उसको एक थप्पड़ मार देना कोई बुराई नहीं है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि शासन प्रशासन से भी बोलूँगा कि इन पे या तो उस तरीके से इन पे कार्रवाई करी जाए, या तो एक ऐसा कोई रूल बनाया जाए कि इस तरीके से पहुँच नहीं पाए, किसी के भी स्कूल कॉलेज में घुस जा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, प्रिंसिपल को प्रिंसिपल नहीं समझ रहे हैं। अगर आप नहीं समझेंगे तो उस स्कूल कॉलेज के 5000 बच्चे कैसे समझेंगे उनको, प्रिंसिपल को प्रिंसिपल। गुरु तो वो होता है कि गुरुकुल हुआ करते थे तो गुरु के चरण छू के शुरुआत हुआ करती थी। आज तो गुरु को मतलब उस तरीके से ले लिया जाता है, और ये सब मेरे हिसाब से सोशल मीडिया और ये इन्फ्लुएंसर्स की वजह से हो रहा है। इनको रोकना चाहिए, या तो पहले इनको शिक्षित करना चाहिए। जब इनकी शिक्षा की बात करूँगा, ये जो छात्र नेता बन के घूमे फिरते हैं, इनके शिक्षा की बात करूंगा, या मेरे सामने, मैं तो इनको खुला चैलेंज करता हूं कि आमने सामने बैठ के डिबेट करें, अपन शिक्षा की बात करें, धर्म की बात करें, शास्त्र की बात करें, तो आपको क्या आता है, हमें क्या आता है, तो वो चीज़ हम सिखा पाएंगे आने वाली पीढ़ी को। आप शास्त्रार्थ की कभी बात नहीं करते हो, आप बच्चों को कभी ये नहीं बोलते हो कि मंदिर जाओ, 7 दिन नहीं जा पा रहे तो मंगलवार जाओ, शनिवार जाओ, आप चालीसा का पाठ करो, आप सुंदरकांड का पाठ करवाओ, आप दूसरे ग्रंथ बढ़वाओ। 18 हमारे पास हिंदू धर्म के ऐसे ग्रंथ हैं जिनको पढ़ना चाहिए, जिनसे अब मैं बोलूँगा कि जैसे गीता जी पढ़ना चाहिए। मैंने भी 2 बार गीता जी हिंदी में पढ़ी, 1 बार संस्कृत में पढ़ी, समझ नहीं आई तो फिर हिंदी में पढ़ी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ आपको आपके उन प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं जो आपको कोई नहीं दे सकता। तो मैं मेरे इन भाइयों से बोलूँगा कि आप इन सब चीज़ों को बढ़ावा देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके भविष्य के लिए भी और बच्चों के भविष्य के लिए भी। ना कि उनको ये टेबल ठोकना सिखाएं और उनको सड़क पे दौड़ाना सिखाएं या उनको आंदोलन करना सिखाएं। और जैसे हमारा करनी सेना का तो एक हमारा मूल मंत्र है हमारे पास, किसी चैनल में कभी बोला नहीं गया है, पहले निवेदन, फिर आवेदन और फिर तीसरा दे दनादन। तो हमारे जब कालवी साहब थे, अभी तो चले गए, जो हमारे संस्थापक रहे हैं श्री राजपूत करनी सेना के, भंसाली जैसे डायरेक्टर को जब थप्पड़ मार के सुधारा गया, तो ये तो छोटे सी बात है। अगर इनको सुधारना पड़ा तो हो सकता है मुझे इनको थप्पड़ मार के सुधारना पड़ेगा, और ये ना तो उस बल में हमसे लड़ सकते हैं, ना तो उस संगठन से हमारे लड़ सकते हैं। तो फिर भी मैं चाहता हूँ कि प्रेम से समझ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर वो दूसरा ऑप्शन तो तैयार है ही। आप अपने विचार एजुकेशन सिस्टम को देना चाहेंगे, क्योंकि अपने एजुकेशन सिस्टम की जो किताबें रहती हैं उनमें हिंदू धर्म के बारे में इतना नहीं बताया जाता है जितना दूसरे धर्म का बताया। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये मेरे हिसाब से 1947 से आज़ादी के बाद से बनाया गया सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है हमारे। इसमें 2-3 बार नीति चेंज हुई है, पर उन मुद्दों पे नहीं हुई जो होना चाहिए। हम इतिहास की बात करें तो इतिहास को इतना मोड़ के बताया जाता है। इसमें अकबर महान है, अकबर महान होता तो आमने सामने लड़ता, भागता क्यों फिर रहा था फिर? अकबर अगर महान है तो आमने सामने लड़ना था। अकबर कभी महान प्रताप के सामने लड़ा नहीं। महान जिसको बताना चाहिए उसको ना बताते हुए उसको छुपाया जा रहा है। कई वीर हमारे योद्धा ऐसे रहे हैं कि जिनको, अब जैसे मैं राणा सांगा की बात करूं, उनके तन पे 80 घाव थे, उसके बाद भी लड़ रहे थे। एक भ्रम फैला हुआ है कि राजपूत एक नहीं हो सकते। राजपूतों को सिर्फ तोड़ने के लिए ये एक भ्रम बनाया गया था, एक रूमर फैलाया गया था कि राजपूत एक नहीं हो सकते, एक म्यान में 2 तलवार नहीं हो सकती। आपने कभी शेरों का झुंड देखा है क्या? भाई साहब, राजपूत एक हो जाते अगर उस समय पे भी, जिनको इन रूमर्स से जब अलग करा गया या इनको एक होने नहीं दिया, अगर ये एक हो जाते तो अंग्रेज ना तो मुगल घुस पाता, अंग्रेज का तो फिर सवाल ही नहीं उठता था। तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा में तो बदलाव की बहुत ज़रूरत है हमारे यहाँ। इतिहास को जो बिगाड़ा गया है उसको सुधारना चाहिए, उसमें आपका धर्म भी डालना चाहिए।
गीता जी जैसे शास्त्र हैं आपके पास, उनके भी कुछ, जिससे भविष्य युवाओं का उज्जवल हो, कुछ पॉइंट्स वो भी डालना चाहिए। अब बहुत सारे हमारे ऐसे वीर योद्धा रहे, मैं बात करूंगा जैसे मेरे हिसाब से सन 999 से लड़ते आ रहे हैं। हमारे आखिरी सन 1000 में पृथ्वीराज सिंह चौहान आखिरी सम्राट रहे थे, जिसको अखंड भारत का राजा कहा जाता था। तो इतने बड़े बड़े जब आपके पास योद्धा और इतने बड़े बड़े राजा रहे हैं, आपके जब आर्कियोलॉजी सर्वे होता है, तो जब ये इतने बड़े बड़े महल बने गए हैं, इतने धन की उसमें से निकलता जा रहा है। आज भी कई बार खुदाई होती है तो इतना निकलता है, सोना निकलता है और धन निकलता है। तो वो ना बताते हुए एक अलग ही दिशा में बताई जा रही है शिक्षा के उसमें, तो उसको बदलना बहुत ज़रूरी हो गया। हमें वास्तविक इतिहास पे बात करनी चाहिए। हमें बच्चों को वो सिखाना चाहिए जो उनके भविष्य के लिए काम आए। आप अपने योद्धाओं के बारे में, अपने आपके जो वीर शिरोमणि रहे हैं, आप उनके बारे में बच्चों को शिक्षा देंगे तो उनमें एक उस तरह की चेतना जागरूक होगी। हम हमारा एक सुपर हीरो मानते हैं। मुझे लगता है कि 99% युवाओं के हमारे सुपर हीरो होते हैं कि महाराणा प्रताप को माना जाता है, कई राणा सांगा को मानते हैं, गोरा बादल खूब लड़े जैसे हमारे एक योद्धा कल्लाजी राठौर रहे, शिवाजी महाराज भी राजपूत ही थे। जैसे जैसे परिवर्तन होता गया तो उनको मैं यही बोलूँगा कि इसमें चेंज तो होना चाहिए। शिक्षा में हमें वो दिखाना चाहिए कि जिससे बच्चा जिसको देख के सीखे, अपने देश के प्रति वफादार बने, अपने उस हिसाब से उसकी मानसिकता तैयार हो, अपने देश और धर्म के लिए वो उस हिसाब से तैयार हो और उस हिसाब से सीखेगा। मैं तो चाहता हूँ कि सनातन की भी कुछ चीज़ें शिक्षा में जोड़नी चाहिए। हम जब क्रिश्चियन स्कूल्स में जाते हैं तो उनकी जो प्रेयर होती है वो उनके हिसाब से होती है, तो आपके यहाँ भी होना चाहिए इस तरीके की चीज़ें, और आपके मंत्र श्लोक भी उसमें जोड़ना चाहिए। दूसरा, शिक्षा में तो बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मेरा तो यही आग्रह रहेगा कि बदलाव तो होना चाहिए। अभी जैसे आप फिल्म्स वगैरह देखते होंगे, तो जो हिंदू धर्म के ऊपर बनती है, आपके अनुसार क्या वो पूरा सच दिखाते हैं उसके बारे में या नहीं? मतलब किस तरह का हिंदू धर्म का, किस अभी अच्छे में या बुरे में? दोनों वे में। अभी जैसे पिक्चर आई थी महाराणा प्रताप के ऊपर ही, कोई सी रिसेंट मूवी आई थी, उस पे आपका क्या विचार है कि वो पूरा सच दिखाते हैं महाराणा प्रताप का या नहीं? पूरा सच नहीं दिखाते। कई बार क्या होता है, ये अब जैसे मैं पद्मावत की बात करूंगा, ये ऐसे रोल्स उसमें डालते हैं और ऐसी उस तरह की डायरेक्टरी करते हैं कि उसमें आपके जिन लीडर्स को या आपके जो योद्धा रहे हैं उनको हीरो बताने की जगह उनको कमजोर बताते हैं, और इन्हीं चीजों का विरोध करनी से ये पद्मावत मूवी के कारण ही बंसाली जी में थप्पड़ दिया गया था। जब आपका शारीरिक बल के लिए पूरा इतिहास लिख दिया गया है जिन राजपूत राजाओं के लिए, आप उनको उस फिल्म में या उस मूवी में आप उनको उस तरीके का किरदार बता देते हैं कि आपका जो विलन होता है वो प्रभावी लगता है, ना कि आपका राजा प्रभावी लगता है। तो बदलाव की तो जरूरत है। और मैं तो समझता हूँ कि इतिहास से छेड़छाड़ करना क्यों है? दूसरे धर्मों की आप मूवी नहीं देखेंगे, उनके जो भी योद्धा रहे हैं या उनके गुरु रहे हैं या उनके भगवान रहे हैं, उनकी मूवी नहीं बनती है। आप ही क्यों बना रहे हैं? ये बॉलीवुड क्यों कर रहा है? टॉलीवुड की बात करें तो साउथ में ये सब नहीं होता है। साउथ में वो आपके धर्म की, आपके सनातन को लेकर चलते हैं। ये बॉलीवुड में ये गंदगी फैलाई जा रही है। अब जैसे शुरुआती से बात करें तो शुरुआत यहीं से हुई, राजपूतों को बुरा दिखाने की। ठाकुर ऐसा होता था, ठाकुर वैसा करता था, ठाकुर न्याय नहीं करता था। अगर ठाकुर यही कर रहा होता शुरू से तो इतने सालों तक ये देश नहीं चल रहा होता। राजपूतों का शासन रहा है, राजपूतों के राज्य रहे हैं। अगर ठाकुर इतना ही बुरा होता है, राजपूत इतना बुरा होता जो बॉलीवुड में दिखाया जाता है, तो 1000 साल तक मैं समझता हूँ कि सीधा एक और ज़्यादा ही समय रहा होगा 1000 साल से,
कि राजपूतों ने शासन किया और बड़ी व्यवस्थित उनके राज्य चलते थे, उनकी प्रजा भी खुश रहती थी। तो बॉलीवुड में तो बदलाव की बहुत ज़रूरत है। या तो ये ऐसे ही डायरेक्टर मार खाते रहेंगे, और जो भाषा शैली है आजकल इनके उपयोग हो रहा है और ये जो दिखा रहे हैं, इंदौर में तो कई बार कॉन्सर्ट बंद हो चुके हैं, आप लोग को पता चला ही होगा। और फिर करणी सेना को उसमें बोल दिया जाता है कंट्रोवर्सी करती है। आप गलत को दिखाएंगे तो हम कंट्रोवर्सी तो होगी, मार भी पड़ेगी, केस वेस लगने से तो राजपूत कभी डरा नहीं। अब देश को सुधारना है तो मारना पड़ेगा, मारते हैं तो केस लगते हैं, पर अब सुधारने का इससे दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं हमारे पास। बॉलीवुड में भी सुधार की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। और पहली बात मैं समझता हूँ कि आपको अपने इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। आपको बनाना है तो जो वास्तविकता है वो बनाइए आप। बहुत सारी मूवीज ऐसी बना देते हैं कि उसमें लगता है कि अब मारना ही आखिरी ऑप्शन बताया, जैसे बहुत सारे फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं। जोधा अकबर में जो उनने छेड़छाड़ करी, जिस तरीके से उसको घुमा के बताया गया, लव स्टोरी बना दी, ऐसा कुछ होता नहीं था। जैसे जौहर हुआ, वो बड़ी अच्छी चीज़ बताई आपने, वो बताना चाहिए आपने। एक उसमें सीन था पद्मावत में कि उसके घर आता है और उसको जो रावल रतन सिंह जी होते हैं वो उसको उसकी गलती पर भी माफ़ करके वापस छोड़ देते थे। तो ये आपका इस तरीके का देश रहा है और इस तरीके का आपका राजाओं का इतिहास रहा है, तो उससे छेड़छाड़ करने की ज़रूरत क्या है आपको? बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए, वो दिखाइए। और अच्छी चीज़ें दिखाएंगे तो ज़्यादा मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा, ना कि बुरी चीज़ों को दिखा के उसको हाईलाइट होने के लिए या लाइमलाइट में आने के लिए। फिर ऐसे ही मार पड़ती रहेगी, वो मार से नहीं सुधरेंगे तो और दूसरे तरीके भी होते हैं, वो करना पड़ेगा। फिर बॉलीवुड को तो सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर ये ऐसे नहीं सुधरे तो हो सकता है कि फिर हमें इसको, श्री राजपूत करणी सेना को तो इसको सुधारना ही पड़ेगी। ये जहाँ जाएंगे वहाँ मार खाएंगे। आपने जैसे अभी कहा आप बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, हम्म। तो क्या आप लोग उन बच्चों की भी मदद करते हैं जिन्हें दुनिया से छिपाया जाता है, जो नॉर्मल बच्चों से थोड़े अलग रहते हैं, ऑटिस्टिक कहा जाता है जिन्हें? मदद तो जैसे सभी की करते हैं, ना सिर्फ बच्चों की बात करें, बाकी सबकी मदद करते हैं हम। जिन बुजुर्गों को घर से छोड़ दिया जाता है या जिनका कोई नहीं रहता है, कुछ आश्रम्स होते हैं, ऐसे वृद्धालय होते हैं। और एक कुष्ठ रोगी संस्था में अभी मेरा 15 तारीख को जन्मदिन था, तो मैं वहाँ गया हुआ था, वहाँ उनकी सेवा करी मैंने। तो उद्देश्य जब सेवा करना होता है तो उसमें बच्चा या फिर वो मानसिक रोगी हो या फिर वो किसी भी तरह का हो, तो फिर सेवा सेवा होती है। और अभी अभी श्री राजपूत करणी सेना हमारे माननीय सहन सिंह जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वो एक नई शुरुआत करने वाले हैं। हम जो भी जैसे जिलों के प्रमुख हैं, जैसे मैं जिला अध्यक्ष श्री राजपूत करणी सेना, तो हम कुछ स्कूल्स को जैसे अडॉप्ट कर लेंगे, जैसे बोलते हैं गोद ले लेना उनका, फिर उन बच्चों का पालन पोषण, उनकी शिक्षा, वो सब हम देखेंगे। गवर्नमेंट की एक होती है एक, उसमें आपको पूरा स्कूल आपको दे दिया जाता है, फिर उसका पूरा पालन पोषण देख रेख आपको करनी होती है। तो वो भी हम धीरे शुरू करने वाले हैं। वो सारी नीतियां हम बदलेंगे। और ऐसे बच्चे हो गए या वृद्ध हो गए या कोई ऐसा रोग हो गया या जैसे कुष्ठ रोगित हो गए, तो सबकी सेवा करते हैं। मतलब उसमें कोई ऐसे मूलतः सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, सभी की सेवा। और जो हमारे पास ये सिर्फ ना तो राजपूत समाज के लिए काम करती है, पूरी 36 कौम को लेके करणी सेना काम करती है, सबकी मदद करती है। कोई भी हमसे मदद मांगने आता है, अब जैसे मैं भी पर्सनली सभी की मदद करता हूँ, सारे समाज के जो भी होते हैं। और ये तो कोई भी संगठन जैसे श्री राजपूत करणी सेना राजपूतों के लिए तो बनी है, पर हमारा मूल उद्देश्य तो हमारे धर्म के लिए ही काम करना होता है, हिंदुत्व के लिए ही काम करना होता है। क्या विचार है? अभी जो रिपोर्ट थी, लाइक मैंने स्टडी करा था, जर्नलिज्म स्टूडेंट हूँ तो मैंने भी स्टडी किया था। विद इन अ वीक 1 लाख से ज़्यादा लड़कियाँ ब्लैकमेल होती हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती हैं या तो धर्म परिवर्तन कर लेती हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बोलेंगे इसको, और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, एक बहुत बड़ा जाल हिंदुओं के लिए फेंका जा रहा है। इसमें हमने अभी कुछ महीने पहले कमिश्नर को भी ज्ञापन दिया था कि ये जो कोचिंग संस्थान हो रही है या कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी की जगह, जैसे जिम हो गई या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी की जगह हो गई, यहाँ पे आपको
मूल्यतः मुसलमान ट्रेनर ही मिल रहा है, या इनके नाम बदल के इनको रख लिया जाता है, या तो ये एक तरीके से एक स्कीम चल रहा है, एक जाल बिछाया जा रहा है जिसमें हमारी हिंदू बहन बेटियां फंसती है। इसमें इसको रोकने के लिए बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, बजरंग दल एक्टिव है, श्री राजपूत करनी सेना, हमने भी कई बार इसके आवेदन दिए और उस पर बहुत प्रशासन का धन्यवाद है कि प्रशासन ने उसको ग्रांटेड ना लेते हुए उस पर काम किया। दिल्ली तक से इस चीज़ का आई थी हमें रिपोर्ट की कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन ने भी मदद की उसमें। हमने कई जिम संस्थानों को भी जैसे चेक करवाया और वहाँ से शुरुआत होती है एक तरीके से। ये षड्यंत्र होता है, इनको फंडिंग की जाती है उस चीज़ के लिए। अब जैसे आप जो बोल रहे हैं कि आपने फैक्ट देखा, ये हो सकता है ये सही नहीं हो या कम बताया गया हो, 1 लाख की जगह 2 लाख भी हो सकता है। तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी हो गया है और इसको सिर्फ हम संगठन वाले नहीं रोक सकते, इसको आपको खुद रोकना पड़ेगा। जब तक हम हमारी बहन बेटियों को ये नहीं बताएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है, उनकी लिमिटेशंस क्या है। आपको दोस्ती करना मना नहीं है, पर आपको देख के दोस्ती करना चाहिए। आप या तो पूरी जानकारी लो, आप इस षड्यंत्र में इतनी जल्दी क्यों फंस जाती है। मेरी बहनों से सवाल होता है कि ऐसी क्या बात होती है कि आप कई बार तो पता होते हुए कि मुसलमान है, उसके बाद भी आप उनके जाल में फंस जाते हो। ना पता होते हुए बाद में पता चलता है, वो तो ठीक है। और अगर मैं आपके ब्रॉडकास्ट से कहूँगा खुलकर, और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी कोई भी बहन इस षड्यंत्र में फंस गई है और वो चाहती है कि वो मीडिया के सामने ना आए और वो इससे निकलना चाहती है, तो मैं जयदीप सिंह चौहान उनके लिए खड़ा हूँ और हर तरीके से खड़ा हूँ। अगर लड़ने की ज़रूरत पड़ी तो लड़ने के लिए भी मैं खड़ा हूँ। और मैं यही आग्रह करूँगा मेरी बहनों से कि इनसे दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ये सिर्फ प्रेम तक का विषय नहीं होता है, ये आपकी मौत तक का विषय होता है। अगर हम हमारे धर्म की या हमारी हिंदू बेटियां, ऐसी बहनें हमारी ऐसे धर्म परिवर्तन करती रहेगी तो हम संख्या में नहीं हो पाएंगे। और इनका मूल उद्देश्य हमें कमज़ोर करना, हमें इनकी संख्या बढ़ाना और हमारी संख्या कम करना। तो ये उस चीज़ के लिए एक इनका जाल फैलाया गया है कि अगर इस तरीके से सामने से नहीं लड़ पा रहे हैं तो बहन बेटियों को धीरे धीरे उनको इसके लिए उनकी फंडिंग होती है। जैसे वो एक झांगरू बाबा भोपाल से पकड़ाया था, 1000 लड़कियों का उसने धर्मांतरण करवाया। तो मेरे हिसाब से 1000 बहुत होता है। 1000 बहनें, मतलब हमारा 1000 घर बर्बाद हो गए। ये लोग उन्हें पैसे भी देते हैं ताकि ये लोग फंसाएं, इसकी फंडिंग होती है इनको। वही मैं बोलना चाह रहा था कि इस चीज़ के इनको पैसे दिए जाते हैं। अब जैसे वो हमारे यहाँ वो स्पोर्ट्स एकेडमी चला रहा था, वो महू का ही था। मैंने उसके लिए भी, मैंने तो इवन घर तोड़ने तक के उसके आवेदन करा कि इनको, क्योंकि एक टूटेगा तो 10 सुधरेंगे। मैं पूरी, मतलब ऐसा नहीं कि पूरे मुसलमानों को ही गलत बोलूँगा, पर ये जो राष्ट्र विरोधी है, हमारी लड़ाई उनसे है। जो राष्ट्र हितैषी, हमारी लड़ाई उनसे नहीं है। जो राष्ट्र विरोधी है वो हमारी लड़ाई है उनसे, और हम तो उनसे खुल के लड़ेंगे। अगर प्रशासन नहीं लड़ पाएगा तो हम लड़ेंगे। और श्री राजपूत करनी सेना तो लड़ेगी, राजपूतों को तो लड़ने के लिए जाना जाता है। अगर ये प्रेम से नहीं सुधरते हैं तो ये मार से सुधरेंगे। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि शासन प्रशासन ही इस पर एक्शन ले और इसके लिए ऐसी मजबूत बनाए जाएं, रूल्स बनाए जाएं, इनके लिए कुछ नियम बनाए जाएं। ऐसा बिल पास हो कि सीधा, मेरे हिसाब से तो इनको ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि ये करने में डरें। अब जैसे वो शूटिंग एकेडमी चला रहा था, उसने करीब 100 लड़कियां के साथ उसने हरकतें की। और मेरे हिसाब से ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे को सप्लाई करते हैं। तो इस चीज़ के लिए जागरूक हमारी बहनों को होना पड़ेगा। हमारी बहनें जागरूक होगी तब जाके ये बचेगी। मैं चाहता हूँ कि एक दूसरे को हमारी बहनें समझाएं। हम भाई इनको नहीं समझा पाएंगे उस भाषा में जो वो आपस में एक समझाएंगे एक दूसरे को, तो इनसे दूरी बना कर रखे तो वो ज़्यादा अच्छा है।
और अगर आप ऐसे कोई षड्यंत्र में इनके फंस गए हो तो आप अगर घर में नहीं बोल पा रहे हैं तो मैं आपका भाई जयदीप सिंह चौहान आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ। आप मुझे बोलिए, मैं इनसे सारी भाषाओं में सक्षम हूँ इनको जवाब देने में। तो मेरा यही आग्रह है माता पिता से भी कि बचपन से अपनी बेटियों को घर में हम अब ऐसा मैं 100% तो नहीं बोलूँगा, पर जैसे आपने संस्कृति के बारे में पूछा था कि आपकी क्या पहल रहती है, हमारे राजपूत समाज में बच्चियों को, हमारी बहनों को बचपन से सिखाया जाता है। हम उनसे जातिवाद तो नहीं सिखाते हैं पर धर्मवाद जरूर सिखाते हैं। हम खुल के कहते हैं कि इनसे दूर रहना है। कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारी मर्यादा तोड़कर भी उनको समझाना पड़ता है, तो उसमें भी समझाते हैं। और मैं समझता हूँ कि मैं मेरी बहनों से जो इस चीज़, जैसे आप से भी मैं यही निवेदन करूँगा, आप अगर समझते हैं तो आप अपनी 10 दोस्तों को और समझाएं। वो 10-20 को समझाएगी, वो 20 से 200 होगी, 200 से 2000 होगी, जब जाके हम इनसे बच पाएंगे। और ज़बरदस्ती का विषय अगर है तो आप हम आपके साथ खड़े हैं, हमारी जहाँ ज़रूरत लगेगी हम लड़ेंगे, शासन से भी निपटेंगे आपके लिए और शासन से भी निपटेंगे। राजपूत हैं हम, हमारी माँओं के लिए, बेटियों के सम्मान के लिए हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। अगर ऐसी कुछ भी ज़रूरत पड़े तो मैं मेरी बहनों से, मेरी बेटियों से ये बोलूँगा कि जहाँ हमारी ज़रूरत पड़े आप, मेरे सारे सोशल अकाउंट्स एक्टिव है तो आप, नहीं तो मुझे एक मैसेज डालेंगे। आपकी सेवा के लिए और आपकी ज़रूरत के लिए हम हमेशा आपकी मदद करने के लिए खड़े हैं। पर इनसे बचें, इन षड्यंत्र में ना फंसें। आप देख रहे हैं जब आपको सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे, आपके न्यूज़ चैनल्स पे दिख रही है, उसके बाद भी आप उलझती जा रही हैं, तो आपको सुधार की ज़रूरत है। तो मेरा तो यही निवेदन रहेगा मेरी बहनों से कि खुद में सुधार लाएँ। आपको हम कितना भी समझाएँगे तो जिसको समझना है वही समझ पाएँगे, सब नहीं समझ पाएँगे। तो आप खुद से समझें और खुद से सीखें और सुधार करें। अभी इंदौर में ही कुछ दिनों पहले एक केस बाहर निकला था। एक मुस्लिम लड़का एरिया शायद बोलाराम साइड लड़की को लेके घूम रहा था, तो बजरंग दल वालों ने उनको पकड़ा है। आपको क्या लगता है बजरंग दल ने एक्शन लिया है अभी तक? बजरंग दल एक्शन लेती है और मैं बजरंग दल का समर्थन करता हूँ। मैं कोई भी संगठन जो हिंदुत्व के लिए और राष्ट्र के लिए काम करता है उसका समर्थन मैं पर्सनली करता हूँ। तो बजरंग दल तो एक्शन लेती है। बजरंग दल बात से भी समझाती है और लात से भी समझाती है और मैं बजरंग दल का भी सहयोग करता हूँ और वो सही है उनकी जगह। मुझे लगता है कि जैसे हमारे संगठन हो गए, आरएसएस जैसे संगठन है जो एक सबसे बड़ा राष्ट्र का संगठन है, वो ऐसे बजरंग दल जैसे दलों को सहायता दे और इनकी मदद करें, इनको आगे बढ़ाएं। उससे हमारा देश बचेगा, हमारा राष्ट्र बचेगा, हमारा हिंदुत्व बचेगा और उस पर एक्शन होता है। कई बार क्या होता है कि हमारी बहनें पीछे हट जाती है, वहाँ हम लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं। जब आपके साथ कुछ गलत हुआ है, वो कहते हैं, श्री कृष्ण ने कहा है कि आपके साथ अगर छल हुआ है और उसका बदला लेने में आपको छल करना पड़े तो वो अधर्म नहीं है। तो मैं उनसे कहूँगा कि जब चीज़ें इस तरह की हो जाए तो पीछे ना हटें। आप अगर मीडिया के सामने या प्रशासन के सामने ना आना चाहें तो भी आप हमसे बोलें। और अगर अनजाने में ऐसी भूल हो गई है और आप उसका सुधार करना चाहते हैं तो उसमें, उस दलदल में ना फंसते हुए आप हमसे बोले, हम आपके भाई आपके लिए खड़े रहेंगे। बट अकॉर्डिंग टू मी, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने उतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है जितना उस केस पे लेना चाहिए। अब मुझे पर्सनली तो नहीं पता आप किस केस के बारे में बात कर रहे हैं, पर जैसे मुझसे भी बहुत सारे हमारे बजरंग दल के और हिंदू सेनाओं के भाई जुड़े हुए हैं, तो हम सब आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। कई बार ज़रूरत पड़ती है तो हम एकत्रित हो जाते हैं और साथ मिलके लड़ते हैं। जब हमारे धर्म पे और हमारी समाज पे और हमारी बहन बेटियों पे बात आती है तो अगर बजरंग दल ने एक्शन तो लिया होगा, उसने उन्हें शासन के, बजरंग दल के एक्शन लेने के अलावा पुलिस वाले क्या करें? क्योंकि उसका मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि प्रशासन को एक्शन लेना पड़ेगा। अगर हम कोई भी चीज़ आपके पास लेकर आ रहे हैं या कोई भी ऐसा मुद्दा या कोई ऐसा केस, तो प्रशासन को इस पे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। क्या होता है, हम हिंदू इतने सेल्फिश और इतने स्वार्थी हो गए, हम सोचते हैं कि अपने को क्या लेना देना, अपना क्या बिगड़ रहा है।
तो आप आपके घर पर आने का इंतजार कर रहे हैं कि आपके घर तक बात पहुंचेगी, जब वो आग आपके घर पहुंचेगी तो आप पानी डालेंगे, दूसरे के घर पे तो आप पानी डालेंगे। ओके। आप मैं यही कहूँगा प्रशासन से कि इस चीज़ का इंतजार ना करते हुए इस पे कठोर एक्शन लें। और मैं तो चाहता हूँ कि पॉलिटिशियंस भी इसमें अगर इस तरह की चीज़ें हो जाए तो इनका सपोर्ट ना करें और प्रशासन को अपने हिसाब से हैंडल करने दें। क्या हो रहा है आजकल, जब मैं धर्म की बात करूँगा तो हम कई चीज़ों में सुविधाओं में डूब रहे हैं और वो लोग उस तैयारी में हैं आपको कमज़ोर करने की। अब जैसे हमारी बहन बेटियां अगर जाती जाएगी तो हम कमज़ोर होते जाएंगे, संख्या नहीं बढ़ेगी हमारी तो किससे लड़ेंगे किसी से भी। ना सिर्फ ये एक धर्म से लड़ने की बात है, अगर पर किसी देश की भी जब हम बात करें, हमें किसी देश से भी लड़ना पड़ेगा और हमारे पास वो लड़ने वाली संख्या ही नहीं होगी तो लड़ेगा कौन, कैसे लड़ेगा। तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान तो रखना पड़ेगा, हमें इस पे एक्शन लेना पड़ेगा। अब जैसे हम क्या होता है कि पहले होता था कि घर के पीछे एक डंडा तो रख ही लिया जाता था। आज ये हो गया कि हम इतने मतलब अहिंसा ही परमो धर्म का पाठ इतना पढ़ा दिया गया है कि उसके बाद की जो लाइन थी वो भूल ही गए। अहिंसा परम धर्म धर्म तब तक है जब तक चीजें व्यवस्थित है, पर हमारे धर्म को बचाने के लिए हमें हिंसा की तरफ जाना ही पड़ेगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप भी उस तरीके से तैयार रहें। आप अपने घर तक आग आने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आपके घर आ जाएगी तो आपके पास वो व्यवस्थाएं नहीं रहेगी जो व्यवस्थाएं उनके पास है। तो आप उन व्यवस्थाओं की भी तैयारी कर कर रखें। क्या आप अपने मतलब जो आपका संगठन है, उसमें महिलाओं के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं? अगर कोई महिला आना चाहे और हमारे करना इसमें महिला चाहे? इकाई भी होती है, उसमें आपके राष्ट्र से लेकर की जिले से ग्राम तक की महिलाएं हमसे जुड़ी होती है। हम शिविर भी लगते हैं उसमें, आपको बहुत सारी हमारी कल्चरल एक्टिविटी सिखाई जाती है। साफा बांधने से लेकर तलवारबाजी तक की चीज़ें सिखाई जाती है और तलवारबाजी ना सिर्फ वीडियो बनाने के लिए होती है, वो आपकी आत्मरक्षा के लिए सिखाई जाती है। तो महिला इकाई का भी उतना ही योगदान होता है, हमारी महिलाएं भी उतनी एक्टिव होती है और मैं चाहता हूँ कि मेरे राजपूत समाज की महिला और एक्टिव हो और ज़्यादा संगठन से जुड़े तो संगठन मजबूत होगा। उससे आप सांस्कृतिक, धार्मिक और पारिवारिक भी मजबूत होंगे। इस तरह के जो कृत्य होते हैं आप उनसे बचेंगे। आप आएँगे, आप सीखेंगे तो आप अपने घर में बच्चों को सिखाएँगे या बच्चों को भेजेंगे तो बच्चे भी ही शुरुआत से अगर अपनी लिमिटेशंस में रहेंगे तो ये सब चीज़ें से बचेंगे। कि आप हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने जितनी भी बातें कही मेरे हिसाब से ये हर बातें एक-एक संदेश ही है। तो मेरा संदेश यही रहेगा कि आप शिक्षा की तरफ ध्यान दें, फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ ध्यान दें, नशे से दूरी बनाकर रखें, अपने देश से प्रेम करें, अपने धर्म के लिए जागरूक रहें, सेवा करें। क्योंकि कहते हैं ना सेवा परमो धर्म। तो सेवा करेंगे तो आप सभी मजबूत होंगे। आज देखते हैं कई बार कि लोग भूखे ही सो रहे हैं या भूख से मर जाते हैं। तो सेवा करेंगे तो सबका पालन पोषण होगा। मेरा तो यही एक सबसे आग्रह होता है कि आप सबको साथ लेकर चलें, सबकी मदद करें, क्योंकि आपके कर्म ही आपके साथ जाएँगे और कुछ नहीं जाएँगे, सब यहीं छूट जाएगा।